नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 28 के विषय में। दोस्तों, पूरे चकबंदी अधिनियम में धारा 28 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि इसके बिना चकबंदी अधिनियम को लाने का उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाएगा। बल्कि अगर यह धारा इस अधिनियम में नहीं होती तो चारों तरफ त्राही त्राही ही मच जाती। क्यों? क्योंकि यह धारा संबंधित है कब्जा दिलाने से। आप कल्पना करके देखिए कि अगर चकबंदी अधिनियम में यह धारा नहीं होती तो किसान के हाथ से उसकी मूल जोत तो चली जाती, और निर्दिष्ट की गई भूमि पर अगर कोई दबंग उसको कब्जा नहीं प्राप्त करने देता और उसको कब्जे का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता तो फिर क्या स्थिति होती। इसीलिए मैंने इस धारा पर एक अलग वीडियो बनाने का विचार किया। भले ही वीडियो थोड़ा छोटा जरूर होगा, लेकिन विषय को क्लियर करने के लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने बेयर एक्ट को खोलकर अपने सामने नहीं रखा है तो आप सब लोग कृपया अपने अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए और उसमें से धारा 28 निकाल लीजिए। तो अब हम आते हैं धारा 28 की उपधारा 1 पर। धारा 28 की उपधारा 1 यह कह रही है कि सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति के प्रार्थना पत्र पर जिसे अंतिम चकबंदी योजना के अंतर्गत चक या भूमियां निर्दिष्ट की गई हों और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को निर्दिष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना पत्र के बिना उस दिनांक से जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो 6 मास के भीतर यथास्थिति खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार को निर्दिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएगा, और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के संबंध में अधिकार भी हैं प्राप्त होंगे, जिनका प्रयोग अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपधारा समझे आप कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यह धारा 28 जो आप पढ़ रहे हैं यह कब्जा दिलाने की बात कर रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप धारा 28 पढ़ रहे हैं और धारा 28 में क्या पढ़ रहे हैं? कब्जा दिलाना। यानी कि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं वो कब्जा दिलाने के संदर्भ में बात की जा रही है। तो पहली चीज तो ये माइंड में क्लियर कीजिए। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि यह कब्जा दिलाएगा कौन और किसको दिलाएगा, कैसे दिलाएगा और कब दिलाएगा। अगर ये 4 प्रश्न हम समझ लें तो कब्जे का सारा कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। तो कब्जा दिलाता है एसीओ। एसीओ यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी। देखिए दोस्तों, यह प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारा 28 में कब्जा कौन अधिकारी दिलाता है। तो इसका उत्तर होगा सहायक चकबंदी अधिकारी। ठीक, अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि कब्जा कौन दिलाता है। अब कब्जा किन लोगों को दिलाया जाएगा। तो इस उपधारा में एसीओ द्वारा मुख्यतया 3 को कब्जा दिलाने की बात की जा रही है, और वह 3 कौन कौन है। नंबर 1 खातेदार, खातेदार मतलब किसान। नंबर 2 भूमि प्रबंधक समिति, लैंड मैनेजमेंट कमेटी। और नंबर 3 राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब तक आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए कि कब्जा दिलाने की जो बात की जा रही है तो कब्जा कौन दिलाएगा और किसको दिलाएगा। कब्जा सहायक चकबंदी अधिकारी दिलाएगा और खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार को दिलाएगा। ये 2 प्रश्न हमारी समझ में आ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इन तीनों को कोई चक या भूमि आवंटित कर दी गई है तो सहायक चकबंदी अधिकारी इन्हें कब्जा कब और कैसे दिलाएगा। तो कब्जे के लिए खातेदार और भूमि प्रबंधक समिति कब्जा दिलाने के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र देते हैं।
मतलब खातेदार और भूमि प्रबंधक समिति को अगर कब्जा चाहिए तो उसके लिए एक एप्लीकेशन एसीओ को देनी पड़ती है, सहायक चकबंदी अधिकारी को। लेकिन जहां राज्य सरकार की बात आती है तो अगर राज्य सरकार को कोई भूमि प्रदिष्ट की गई है तो उसको एसीओ को कोई प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है। बगैर कोई एप्लीकेशन दिए ही राज्य सरकार को एसीओ कब्जा दिलवाएगा। अब आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि खातेदार और भूमि प्रबंधक समिति को तो प्रार्थना पत्र देना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार कोई प्रार्थना पत्र नहीं देगी, और बगैर प्रार्थना पत्र के एसीओ राज्य सरकार को अगर कोई भूमि प्रदिष्ट की गई है तो उसको कब्जा दिलवाएगा। इसका क्या लॉजिक है? देखिए भाई, राज्य सरकार तो राज्य सरकार है और एसीओ ठहरे राज्य सरकार के ही अपने एक अधिकारी। तो राज्य सरकार एसीओ को कोई प्रार्थना पत्र नहीं देगी। एसीओ खातेदार और लैंड मैनेजमेंट कमेटी की एप्लीकेशन पर और राज्य सरकार के केस में बगैर प्रार्थना पत्र के ही जब से चकबंदी योजना लागू हुई है उस दिनांक से 6 मास के भीतर उन्हें वास्तविक कब्जा दिलवा देगा। दोस्तों, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, मतलब ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, आप इस पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कब्जा दिलवाने में सहायक चकबंदी अधिकारी को वे सारे अधिकार प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग एक दीवानी न्यायालय अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में कर सकते हैं। मतलब यहां पर एक सहायक चकबंदी अधिकारी को वो सारे अधिकार दे दिए गए हैं जो कि एक दीवानी न्यायालय उपयोग करता है अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में, तो वो ही सारे अधिकार सहायक चकबंदी अधिकारी को भी दे दिए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अधिकारों में अवमान, प्रतिरोध और अन्य अधिकार भी शामिल हैं जिनका प्रयोग दीवानी न्यायालय करते हैं। मतलब आप यहां पर एक बात ये देखिए कि सहायक चकबंदी अधिकारी को कितनी ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। उन्हें एक दीवानी न्यायालय की पावर्स दी गई हैं और एक एसीओ अपने अवमान के लिए दंड भी दे सकता है। अब आगे पढ़ते हैं धारा 28 के प्रथम परंतुक को। बेयर एक्ट में देखिए, किंतु प्रतिबंध ये है कि जब तक कि सहायक चकबंदी अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं यह निर्णय ना करे कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जाएगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव ना पड़ेगा। ये धारा 28 का प्रथम परंतुक समझे आप कि इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें यह कह रहा है कि जब तक सहायक चकबंदी अधिकारी यह निर्णय ना कर ले कि खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाना है, तो उस व्यक्ति से जिससे भूमि का कब्जा अन्य व्यक्ति को संक्रमित किया गया हो, तो कब्जा दिलाने के दिनांक पर उस भूमि पर खड़ी फसलों को पालने, पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपकी समझ में आया ये परंतुक? अरे, अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। चलो मैं एक उदाहरण द्वारा आपको इसे और ज्यादा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसे एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपका एक खेत है। ठीक, आप एक किसान हैं और आपके पास एक खेत है। अब उस खेत पर फसल खड़ी हुई है, मतलब आपने पूरे साल मेहनत करी और उस पर एक फसल खड़ी हुई है, और आपको उस खेत के बदले में चकबंदी प्रक्रिया के अधीन कहीं दूसरी जगह कोई और खेत अलॉट कर दिया गया है। तो एक खेत के बदले आपको दूसरा खेत तो मिल गया, जो आपका पुराना खेत था उसी वैल्यूएशन का आपको दूसरा खेत दूसरी जगह मिल गया। लेकिन जो आपका पुराना खेत है उस पर आपने दिन रात एक करके जो मेहनत की और फसल खड़ी की, उसका क्या होगा? वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी या जो उस खेत पर कब्जा करेगा उसको मिलेगी?
तो इस परंतुक में ये बात कह रहे हैं कि जब तक एसीओ ये निर्णय ना ले ले कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जाएगा, तब तक कब्जा दिलाने के दिनांक पर आपका उस खड़ी फसलों को पालने पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। मतलब जो कब्जा दिलाने का दिनांक है, जिस डेट पे कब्जा दूसरे वाले को दिलाया जाएगा, उस डेट पर आपका उन खड़ी फसलों को पालने पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात कह रहे हैं। अब इसी धारा 28 में आगे एक और परंतुक दिया गया है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ते हैं। प्रतिबंध ये भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन पोषण करे तथा उसे एकत्र करे, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियाँ प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और ऐसी रीति से प्रतिकर देगा जो नियत की जाए। सिंपल सी बात है। अब आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है कि जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, चाहे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी संशोधन अधिनियम 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात, उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से 6 मास समाप्त होने पर जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार के संबंध में जब तक कब्जा पहले से ही ना कर लिया गया हो, यह समझा जाएगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है। अब ये वाली उपधारा समझ में आई आपको कि इसमें क्या बात बताना चाह रहे हैं? ये देखिए, ये बहुत सरल है। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या फिर राज्य सरकार को जो भूमि प्रदिष्ट की गई, उस पर जिस दिनांक को यह तीनों कब्जा करने की हकदार हुई, उसके 6 मास समाप्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमि पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है। अगर पहले से ही कब्जा नहीं कर रखा है तो 6 मास समाप्त होने पर यहां पर यह डीम्ड कर लिया जा रहा है कि कब्जा कर लिया गया है। आप समझे? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि खातेदार, भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार, इन तीनों को कोई चक अलॉट किया जाएगा, कोई भूमि प्रदिष्ट की जाएगी। तो जिस डेट पर ये तीनों उस भूमि पर कब्जे की अधिकारी हो जाती हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया कि खातेदार, भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार जिस तारीख पर कब्जा करने की हकदार हो जाती हैं, अगर उन्होंने उस पर पहले से कब्जा नहीं कर रखा है तो उस तारीख से 6 महीने समाप्त होने तक, उस तारीख से 6 महीने समाप्त होने पर यहां पर यह डीम्ड कर लिया जा रहा है कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। मान लीजिए आप हैं, आपको कोई भूमि अलॉट की गई और आपने उस पर अभी कब्जा नहीं किया, जबकि मान लीजिए आज की डेट में आप उस पर कब्जा करने के राइट रखते हैं, आप हकदार हो गए कि आप उस पर कब्जा कर लें, लेकिन किसी कारणवश आप अभी कब्जा नहीं कर रहे हैं उस पर, तो अगर आज की तारीख से 6 महीने बीत जाएंगे तो यह मान लिया जाएगा कि आपने उस पर कब्जा ले लिया है। बस इतनी सी बात है। अब इसी उपधारा 2 के आगे एक परंतुक और दिया गया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट में देखिएगा, किंतु प्रतिबंध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति या राज्य सरकार ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपर्युक्त 6 मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियां अथवा उसके भाग पर खड़ी फसल को पालने, पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर केवल इतनी सी बात कही जा रही है कि जिस व्यक्ति से कब्जा लिया जा रहा है, मतलब जैसे एक भूमि का उसके पुराने मालिक से कब्जा लेकर एक नए खातेदार को उसका कब्जा दिया जा रहा है, तो वह उस भूमि का पुराना मालिक किसान 6 मास बीत जाने की तारीख पर
ऐसी भूमि पर खड़ी फसल को पालने पोसने और उसे एकत्र करने का अधिकार रखेगा, उसके उस भूमि पर खड़ी फसल को पालने पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, यहां केवल इतनी सी बात कही जा रही है कि जिस व्यक्ति से कब्जा लिया जा रहा है, जो जैसे आप है, मान लीजिए आपका खेत है, अब उस खेत के बदले आपको दूसरा खेत मिल रहा है कहीं पे, तो आपसे पुराने खेत का कब्जा लिया जा रहा है, जो आपका अपना खेत था उसका कब्जा लेके आपको दूसरा देंगे। तो जिस व्यक्ति से कब्जा लिया जा रहा है, ठीक है, तो 6 महीने बीत जाने पर उस पर जो खड़ी फसल है उसको पालने पोसने और उसे एकत्र करने के आपके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात कह रहे हैं इसमें। ठीक है, आप डायरेक्ट से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और उसे शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।